हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है असिस्टेंट लाइब्रेरियन का क्वेश्चन पेपर। ये हिमाचल हाई कोर्ट में जो है कंडक्ट कराया गया असिस्टेंट लाइब्रेरियन का क्वेश्चन पेपर। आज है 8 जून 2024 और आज के ही दिन में ये जो है हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा कंडक्ट कराया गया। अगर हम इसमें फॉर्मेट की बात करें तो इसका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में। इसमें जो शुरू के 25 क्वेश्चन है वो जीके के हैं, तो वो जो है हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, इंग्लिश लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय। भारत में जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई? तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है लॉर्ड मैकेले द्वारा उनकी जो सिफारिशें थी उसके आधार पे जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद इंग्लिश का जो आपका इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके द्वारा? मैकेले द्वारा। भारत का जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, उन्होंने जो है जो एक्ट था इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वो लेके आए थे। और जो सिफारिशें थी इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने की इंडिया में वो थी लॉर्ड मैकेले की। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन सिविल सर्विस इन 1863। 1863 में भारत का जो पहला व्यक्ति था जिन्होंने सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था उनका नाम क्या था? उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इंडियन सिविल सर्विसेज की, जो अभी राइट टाइम में आपका आईएएस के इक्वल है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, तो ये जो थी उस समय जो है ब्रिटिशर की थी। उसमें जो फर्स्ट इंडियन अपीयर हुए थे, ठीक है, जो जिन्होंने इसको इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था वो थे कौन? आपके सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और ये आल्सो मेंबर भी थे किसके? ब्रह्मा समाज की। और इनका जो बर्थ प्लेस था दैट इज कोलकाता, जिसके बारे में प्रीवियस में पूछा गया था। ठीक है, इनका जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पे है? कोलकाता में। नेक्स्ट देखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये भी टैगोर फैमिली से थे। रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ, इनको एक उपाधि दी गई थी किसकी? नाइटहुड की। ये इन्होंने जो है वापस कर दी थी। क्यों वापस की थी इन्होंने? तो जलियांवाला बाग का जो इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से। ठीक है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो हुई थी आपकी, ये कब हुई थी? 1999। ठीक है, 1919 में जो है ये आपकी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था। उस समय जो है इन्होंने जो अपनी जो इनको उपाधि दी गई थी ब्रिटिशर द्वारा, किंग जॉर्ज जो फोर्थ थे उन्होंने इसको नाइटहुड की उपाधि दी थी। कब उपाधि दी थी ये भी एग्जामिनर पूछता है, तो 1915। ठीक है, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे इनको कब उपाधि दी गई थी नाइटहुड की? 1915 में इनको दी गई थी। लेकिन 1919 में जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने ये उपाधि क्या है वापस कर दी गई थी। ठीक है, साहित्य से रिलेटेड थे। और जो हमारा जनगण मन है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, वो भी किसके द्वारा लिखा गया है? वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, Who among the following is considered as the grandmother of Indian revolutionary movement? भारत में जो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो स्वतंत्र आंदोलन हुए थे, ठीक है, जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, उनकी ग्रैंड मदर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैडम कामा को। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैडम कामा भी इनको बोलते हैं, भिकाजी कामा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और भारत सरकार ने 1962 में जो है इनके नाम पे, ठीक है, इनके नाम पे जो है डाक टिकट शुरू की थी। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम वेयर द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन। जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। कहाँ से? बॉम्बे से। अच्छा, कब हुआ था? ठीक है, कब जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था आपका कब? 1942, जो कि एग्जामिनर ने पहले पूछा है एग्जाम में। ठीक है, बॉम्बे में शुरू हुआ। कब हुआ था? 1942, 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। यहीं पे जो है महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, दैट इज डू और डाई। ठीक है, करो और मरो का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें ये दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश रूल्स को एंड करने के लिए इनकी डिमांड थी। जो ये आपका मूवमेंट हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान से। अच्छा, भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? ये तो मूवमेंट था, ये तो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। एक नारा पूछा जाता है कि भारत छोड़ो का जो नारा था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत छोड़ो जो नारा था वो यूसुफ अली द्वारा दिया गया था। ठीक है, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो यूसुफ अली द्वारा जो भारत छोड़ो का नारा है वो दिया गया था। हु वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के जो है फाउंडर और प्रेसिडेंट कौन थे? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी जो आपकी बनी थी ये बनी थी 1923।
1923 में जो है इसकी स्थापना की गई थी स्वराज पार्टी की चित्तरंजन दास द्वारा और आपके मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, तो फाउंडर तो इसके दोनों है, लेकिन यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें फाउंडर और प्रेसिडेंट दोनों पूछा है, तो फाउंडर और प्रेसिडेंट तो वो थे आपके सी आर दास, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चित्तरंजन दास जी जो थे वो इसके फाउंडर भी थे और साथ साथ इसके प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, और जो मोतीलाल नेहरू थे वो इसके क्या थे, सचिव थे, उसके सेक्रेटरी थे। उसके बाद जो है 1923 में ये बनी थी और 1935 में दोबारा जो है डिसॉल्व हो गई थी। ठीक है, उस समय 1935 में दोबारा खत्म हो गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकली थी ये पार्टी। ठीक है, और बाद में जो है इसी में दोबारा मर्ज हो गई थी, इसी में दोबारा मिल गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस। प्रेस की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो है मेटकैफे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेटकैफ जो है इनको प्रेस का जो मुक्तिदाता है उसके नाम से जाना जाता है। भारत की जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो 1835 से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जो है ब्रिटिशर ने बहुत सारे इसके लिए रूल लेके आए थे। एक जो अक्सर पूछा जाता है एक एक्ट, दैट इज वर्नाकुल एक्ट। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट एक कब आया था, ये आया था 1878 में। प्रेस की जो आज़ादी थी उसको कम करने के लिए आया था। ठीक है, जो नॉन इंग्लिश जो प्रेस थी, ठीक है, उस समय जो इंग्लिश प्रेस थी उसको नहीं, जो भारतीय भाषा में होती थी अंग्रेजी को छोड़ के उनके जो राइट्स थे उनको कम करने के लिए ये आया था। कब आया था, 1878। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनता है, वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट कब आया था, तो 1878 में आया था। अच्छा, अभी एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी होता है। ठीक है, जिसमें जो है स्वतंत्रता बताई जाती है, प्रेस की स्वतंत्रता किस देश में कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारत की रैंक कितनी है, तो 2024 में जो भारत की रैंक है दैट इज 159, 159 जो है भारत की रैंक है आउट ऑफ 180। पिछली बार जो ये रैंक थी 161 थी। ठीक है, वहाँ से भारत ने क्या है दो रैंक का जो है यहाँ पे स्कोर अच्छा किया है। ठीक है, 2 नंबर ऊपर आ गया है भारत। और अगर हम बात करें रैंकिंग में फर्स्ट देश कौन सा है, फर्स्ट देश में अगर हम बात करें तो फर्स्ट है नॉर्वे। फर्स्ट कौन सा है, नॉर्वे है। और 180वां जो देश है, यानी कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें 180वें स्थान पे कौन सा है, उसमें है इरिटेरिया। ठीक है, उसके बाद आपका 179 पे आ जाता है सीरिया। और अगर हम पड़ोसी देशों में बात करें तो सबसे जो लिस्ट में है वो है अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। कौन सी ऐसी नदी है जो भारत का क्षेत्र है वहाँ से नहीं ओरिजिनेट होती है, वहाँ से उसका उद्गम स्थल नहीं होता, तो दैट इज सतलुज। ठीक है, सतलुज जो है ये आपकी कहाँ से निकलती है, सतलुज जो हमारी नदी है ये निकलती है तिब्बत से। इसका जो ओल्ड नेम है दैट इज तुदरी, और हिमाचल की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या आता है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लॉन्गेस्ट जो रिवर है हमारी वो सतलुज है। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 320 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जो है इस पर आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो लार्जेस्ट मैन मेड लेक है दैट इज़ गुरु गोविंद सागर लेक। ठीक है, उसका नाम क्या है, गुरु गोविंद सागर लेक। वो कहाँ पे है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वो भी कौन सी नदी के ऊपर है, वो भी आपकी सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, भाखड़ा डैम किसके ऊपर है, वो भी आपका इसी नदी पे। नेक्स्ट देखिएगा, द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट्स एट। जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है वो कहाँ पे मीट करते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं हमारे नीलगिरी हिल्स में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, नीलगिरी हिल्स है कहाँ पे, ये तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे स्टेट की बात करें तो दैट इज तमिलनाडु। ठीक है, नीलगिरी हिल्स के पास क्या है, आपके जो ईस्टर्न घाट है और जो आपके वेस्टर्न घाट है वो मिलते हैं। अच्छा, नीलगिरी हिल्स से एक क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है। ठीक है, जो इसकी हाईएस्ट पीक है उसका नाम पूछा जाता है और बहुत बार जो है हिमाचल में पूछा गया है। ठीक है, तो जो है नीलगिरी हिल्स में हाईएस्ट पीक है हमारी, इसका नाम है डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा ये जो है हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की, और इसकी जो हाइट है दैट इज 2673 मीटर। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2673 मीटर। नेक्स्ट देखिएगा, द रेड क्लिफ लाइन इज बाउंड्री बिटवीन। जो रेड क्लिफ लाइन है वो कौन से देशों के बीच की बाउंड्री है, तो ये है आपकी इंडिया और पाकिस्तान की। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1947 में जो है ये लाइन आपकी रखी गई थी। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब जो है रेड क्लिफ लाइन रखी गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान के साथ भारत की कितने राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश टच होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद करना है 5, जिसमें से 2 यूनियन टेरिटरी है और 3 स्टेट है।
ठीक है, भारत के 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में आता है आपका जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख। ठीक है, इनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। और स्टेट से बात करें तो फर्स्ट इज पंजाब, दैट सेकंड इज गुजरात और थर्ड जो है हमारा वो है राजस्थान। ठीक है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, इनकी सीमा लगती है आपकी पाकिस्तान के साथ। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में है? भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? दैट इज मैकमोहन लाइन। ठीक है, और एक पूछी जाती है बांग्लादेश की, वो है जीरो लाइन। जीरो लाइन किस किस के बीच में है? भारत और बांग्लादेश के बीच में है। कौन सी लाइन? जीरो लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? ठीक है, भारत की सबसे जो पुरानी है माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी है? तो वो है अरावली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अरावली जो रेंज है ये आपकी स्टार्ट होती है दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली के बाद आपकी साउथ हरियाणा से होते हुए, राजस्थान से होते हुए एंड होती है कहाँ पे? गुजरात के अंदर। कहाँ पे होती है? गुजरात के अंदर। राजस्थान में जो है अरावली की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज गुरु शिखर। ठीक है, डायरेक्टली क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो है गुरु शिखर। राजस्थान की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। कौन सी रेंज में है? वो भी अरावली रेंज के अंतर्गत आपकी आती है, जिसकी हाइट है लगभग 1722 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, और जो ये गुरु शिखर पीक है ये कौन से गुरु? गुरु दत्तात्रेय के नाम पे जो है इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी या मीठे पानी की झील कौन सी है? वो है वुलर लेक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो जम्मू एंड कश्मीर। डल लेक कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसके अलावा एक और डल लेक है जो हिमाचल में है। हिमाचल में कहाँ पे? कांगड़ा में। ठीक है, अगर हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ पे तो हमारी कांगड़ा के अंदर है, लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें डल लेक की तो वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के। अब पुवाई लेक कहाँ पे है? ये मुंबई के अंदर लोकेटेड है। पुवाई लेक कहाँ पे है? ये मुंबई के अंदर लोकेटेड है। चिल्का लेक आप सभी को पता है ये कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर लोकेटेड है चिल्का लेक। ठीक है, इसके अलावा और फ्रेश वाटर लेक्स जो है हमारी, एक है आपकी लोकटक लेक जो कि मणिपुर के अंदर है, और इसके अलावा आपकी एक मेघालय के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, कथकली इज ट्रेडिशनल डांस ऑफ द स्टेट। कथकली जो है कहाँ का एक ट्रेडिशनल डांस है? अच्छा, हाउ मेनी क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया? अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में कितनी क्लासिकल डांस फॉर्म है तो 8 आपको याद करना है। यहाँ पे कथकली की बात की जा रही है। कथकली कहाँ का है? कथकली आपका केरला का है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का कौन सा है? तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। उड़ीसा से बात करें, उड़ीसा का जो आपका डांस है दैट इज ओडिसी, जो कि एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। कथकली से मिलता जुलता एक और है कथक। ठीक है, इससे मिलता जुलता है कथक। कथक कहाँ का है? कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कथक जो डांस फॉर्म है ये कहाँ पे है? ये आपका उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिएगा, कोंकण इज द रीजन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? कोंकण जो है, देखिएगा ये जो रीजन है, जैसे आपने सुना होगा मालाबार कोस्ट लाइन हो गया, कोंकण कोस्ट लाइन हो गया, कोरोमंडल हो गया। ठीक है, इसके बारे में मैं जल्द ही जो है मैपिंग से शुरू करूंगा। ठीक है, अभी पीपीटी जो है शुरू कर रहे हैं हम 1-2 दिन में, तो उसमें जो है मैपिंग से इसको मैं आपको समझा दूंगा। देखिएगा, कोंकण जो है ये आपका गोवा और महाराष्ट्र के अंदर लाई करता है। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा का जो रीजन है, जो ये तट है, इसको हम बोलते हैं कोंकण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका का भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन जो मोस्ट है वो है आपका महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, इसके अलावा आपका मालाबार आता है, कोरोमंडल आता है। क्वेश्चन जो है, कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से क्या आते हैं कोस्टल लाइन से, कि भारत के कितने राज्य हैं जिनकी जो रेखा है, सीमा रेखा है, वो कोस्ट से टच करती है, यानी कि भारत के कितने राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र से टच करती है? तो 9 राज्य है। सबसे ज़्यादा जो कोस्टल लाइन है, लंबी जो कोस्टल लाइन है, वो किस राज्य की है? वो है गुजरात की। ठीक है, सबसे लंबी जो तट रेखा है वो किसकी है? गुजरात की। नेक्स्ट देखिएगा, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल? कौन सा जो संविधान का हमारा अमेंडमेंट है जिसके तहत एक नया आर्टिकल 21A प्रोवाइड किया गया, राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत जो हमें राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, 21A ऐड किया गया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से अमेंडमेंट के तहत? ये है हमारा 86वां संविधान संशोधन, 86th अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ था? 2002 में। कब आया था? 2002 में। इसके तहत जो है 21 आर्टिकल जो है ऐड किया गया, जिसके तहत क्या है कि सरकार का दायित्व है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है,
अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे 21A से, ठीक है, तो ये किस में आता है हमारा, ये आता है फंडामेंटल राइट्स में। ये किस में आता है हमारा, फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स हमारे जो है वो 12 से लेके 35 तक है। जो हमारा अनुच्छेद है हमारे 12 से लेके 35 तक क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है। नेक्स्ट देखिएगा, श्रीहरिकोटा सिचुएटेड, ठीक है, जो श्रीहरिकोटा है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो कहाँ पे है आपका, वो है आंध्र प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है हमारा, श्रीहरिकोटा है। क्यों पूछा गया है इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा एक स्पेस सेंटर जिसका नाम है सतीश धवन। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, हरिकोटा में है, जहाँ से स्पेस जो है आपके जो रॉकेट वगैरह है वो लॉन्च किए जाते हैं। और यहीं पे, ठीक है, एक लेक है पुलिकट लेक, ठीक है, पुलिकट लेक भी कहाँ पे है, वो भी यहीं पे है। नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे इन इंडिया वाज ओपन इन 1986। 1984 में जो है भारत की पहली अंडरग्राउंड यानी कि भूमि के नीचे की जो रेलवे लाइन है वो शुरू की गई थी। कहाँ पे, ये कोलकाता मेट्रो द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट जो है भूमिगत रेलवे यानी कि अंडरग्राउंड जो रेलवे है, मेट्रो रेलवे है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, कोलकाता द्वारा। कब शुरू किया गया था, 1984 में। और जो ओल्डेस्ट मेट्रो है इंडिया की, भारत में सबसे जो ओल्डेस्ट मेट्रो है वो भी कौन सी है, वो भी कोलकाता मेट्रो है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ दीज प्लेस इन हिमाचल प्रदेश वॉज फाउंडेड बाय साहिल वर्मन। यहाँ पे 4 प्लेस दी रखे हैं, आपको बताना है कि किस जो प्लेस है उसकी स्थापना साहिल वर्मन द्वारा की गई थी। तो ये है चंबा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चंबा शहर की जो स्थापना है वो साहिल वर्मन द्वारा 920 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन है जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक है चंबा रियासत, देखिए जो चंबा रियासत है, चंबा जो प्रिंसली स्टेट है आपकी, चंबा रियासत की जो स्थापना है वो की गई थी मारू वर्मन द्वारा। ठीक है, रियासत की जब बात आएगी तो रियासत की जो स्थापना है वो मारू वर्मन द्वारा की गई थी, ये आपकी 550 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन जब शहर की बात आएगी, चंबा शहर की बात आएगी, तो चंबा शहर की जो स्थापना है वो की गई थी किसके द्वारा, साहिल वर्मन द्वारा। साहिल वर्मन की जो बेटी थी चंपावती, ठीक है, चंपावती के नाम पे जो है इन्होंने चंबा शहर की जो नाम है वो रखा था, चंबा शहर का। और इसके अलावा उन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, जैसे लक्ष्मी नारायण टेम्पल है आपका, कामेश्वर टेम्पल है, ये किसके द्वारा बनाए गए थे, ये सब जो है साहिल वर्मन द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन हिमाचल प्रदेश। पहले इंडिया से पूछा था, अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से जिसका उद्गम स्थल नहीं है। तो चिनाब भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ब्यास भी निकलती है, रावी भी निकलती है, सतलुज दोबारा यहाँ पे हो जाएगा हमारा। सतलुज कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है, देखिए हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियाँ कितनी हैं, 5। 4 तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखी है, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, और जो 5th है दैट इज यमुना। ठीक है, ये क्या है, ये मेजर रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियाँ। सबसे लंबी नदी कौन सी है, लॉन्गेस्ट की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी सतलुज। लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट है चिनाब। और जो शॉर्टेस्ट है, जो सबसे छोटी है, वो कौन सी है, वो है यमुना, जो कि आपकी बहती है कहाँ पे, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अगर हम यहाँ पे बात करें चिनाब की, चिनाब निकलती है आपकी तांडी से। ठीक है, जो 2 नदियाँ हैं चंद्र और भागा, उनका मिलन होता है, उसके बाद इसको हम चिनाब के नाम से जानते हैं तांडी के अंदर। ब्यास नदी ये निकलती है आपकी रोहतांग दर्रे से, और जो आपकी रावी नदी है ये आपकी बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ दीज लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शेप्ड लाइक अ स्लीपिंग वुमेन। कौन सी ऐसी झील है जिसकी आकृति जो है एक सोई हुई स्त्री के समान है। तो ये है हमारी रेणुका जी लेक। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है, ये नेचुरल लेक है, प्राकृतिक झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, रेणुका लेक। कहाँ, कितनी लंबाई है इसकी, लगभग 2.5 किलोमीटर। ठीक है, 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये आल्सो क्या है, ये रामसर वेटलैंड भी है, रामसर वेटलैंड, रामसर आर्द्रभूमि के अंदर भी इसको रखा गया है। और इसके अलावा एक और जो फेमस लेक है हमारी सिरमौर की, दैट इज सुकेती लेक। सुकेती लेक ये भी कहाँ पे है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी। रावी का जो संस्कृत नेम है वो है इरावती। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रावी, तो इसमें भी क्या आ रहा है, राबा आ रहा है, इरावती। ठीक है, तो इससे आप इसको
जो है मैच करके याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो वैदिक नेम है दैट इज पुरुषनी, ठीक है। ऑप्शन देखिए अगर हम विपाशा, विपाशा किसका संस्कृत नेम है? विपाशा जो है आपका ब्यास नदी का संस्कृत नेम है। ब्यास नदी की अगर हम बात करें उसका जो नेम है ओल्ड दैट इज विपाशा। स्तोत्री किसका ओल्ड नेम है अगर हम बात करें यहाँ पे तो सतलुज नदी, ठीक है, ये किसका नाम है? सतलुज का। चंद्रभागा चिनाब का, चिनाब का, ठीक है। चिनाब को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है चंद्रभागा के नाम से। अच्छा, रावी नदी की ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती है। ट्रिब्यूटरी में अगर हम बात करें भांदल हो गया आपकी, इसके अलावा स्यूल हो गया, बुडिल हो गया, ये क्या है? ये रावी नदी की ट्रिब्यूटरीज है। पतंजलि इज वेल नोन फॉर कंपाइलेशन ऑफ, पतंजलि को किसके कंपाइलेशन के लिए जाना जाता है? योग सूत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हु मेड शिमला एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? ब्रिटिश एम्पायर में शिमला को जो समर कैपिटल है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो जॉन लॉरेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कब बनाया गया था? तो 1864, ठीक है। शिमला को जो है कब समर कैपिटल डिक्लेयर किया गया था इसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा? तो 1864 में, ठीक है। और जो विंटर कैपिटल थी आपकी वो कहाँ थी? वो थी हमारी कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट देखिए, मसरूर रॉक कट टेम्पल इज अ यूनिक, ठीक है, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो मसरूर रॉक कट टेम्पल कहाँ पे है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट, सॉरी ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर के जो राजा थे उनके द्वारा बनाया गया था। इट्स अ ग्रुप ऑफ 15 टेम्पल, ठीक है, 15 जो मंदिर है उनका एक ग्रुप है। और किसको डेडिकेट है? शिव को डेडिकेट है। एक क्वेश्चन आता है एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश, एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश किसको कहा जाता है? तो ये है आपका मसरूर रॉक कट टेम्पल, कहाँ पे? कांगड़ा। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर इन द फॉलोइंग प्लेस सतलुज रिवर एंटर इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वेयर जो है कहाँ पे सतलुज जो रिवर है तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे जो है सबसे पहले एंटर करती है? ये करती है आपकी शिपकी पास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शिपकी दर्रा जो कि किन्नौर के अंदर है वहाँ पे ये आती है, ठीक है। किन्नौर के बाद कहाँ जाती है? किन्नौर के बाद जाती है ये शिमला में, ठीक है। उसके अलावा और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स है उनसे होती हुई जो इसके बाद जो कौन सी स्टेट में एंटर करती है? ये हिमाचल को छोड़ के, हिमाचल को छोड़ के ये पंजाब के अंदर एंटर करती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। ये 25 क्वेश्चन थे इसके जो कि इसमें पूछे गए थे, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे रीजनिंग के कुछ एक क्वेश्चन आ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।